हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें सबस्ट्रेट गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है CH3COET थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ H+। सेकंड, हम हीट कर रहे हैं एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास चार ऑप्शंस है, हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। राइट, तो अगर सबस्ट्रेट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। राइट, और हमारे पास जो पहला स्टेप है यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या मिलेगा। ये है CH3COET H+ की प्रेजेंस है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स है अटैक करेगा, तो हमारे पास मिलेगा CH3COET नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखेगा, इथेनॉल जो है बीइंग गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, हमारे पास मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OET+। और यहाँ पे है यहाँ पे भी हमारे पास OET है। राइट, तो ये हमारे पास बन के क्या तैयार हो गया, ये हमारे पास बन के तैयार हो गया इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो रेजोनेट करेगा CH3COET पॉजिटिव OET। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। न्यूक्लियोफाइल हमें गिवन था, तो बस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। देखो किस तरह से, ये है हमारे पास OH न्यूक्लियोफाइल, इस पे इसकी जो है वो रिएक्शन होगी CH3COET पॉजिटिव से। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे आएगा OH पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के साथ अटैच्ड है CH3 और दो OET ग्रुप्स अटैच्ड है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस पर अटैक करेगा और ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन को देगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा स्टेप में, वो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन, इसके साथ है OET और ऑक्सीजन के साथ H है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है OET। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखेगा और इथेनॉल बीइंग अ लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारे पास होगा, यहाँ पे है ऑक्सीजन अबव द प्लेन है, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है डबल बॉन्ड OET पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगी। E2 एलिमिनेशन कैसे होगी उसको ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है CH2H, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा और ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ लेगा। कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस इतना है कि हाइड्रोजन जो है वो H+ जो है वो रिमूव हो रहा है, E2 एलिमिनेशन हो रही है। ये लिविंग ग्रुप की जगह ना यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो OET पॉजिटिव लेगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगला स्टेप ड्रॉ कर रही हूँ, डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है OET, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2। क्या हुआ है, सिर्फ E2 एलिमिनेशन हुई है। राइट, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बना है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में हम हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह की रिएक्शन होगी, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी। नंबरिंग करते हैं, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक में थर्ड और थर्ड एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, फर्स्ट और फर्स्ट से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो देखो रीअरेंजमेंट देखो किस तरह से हमारे पास होगी, कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो है इस पे अटैक करेगा। इस तरह से एक ट्रांजिशन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। 6 मेंबर रिंग है एज इट इज रहेगी, यहाँ पे मिथाइल है अबव द प्लेन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और इस पोजीशन पे हमारे पास लगेगा ये वाला CH2, थर्ड कार्बन से थर्ड कार्बन अटैच्ड होगा, सो दिस इज CH2। राइट, इसके साथ क्या अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है C डबल बॉन्ड OET। अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं तो ये अबव द प्लेन ही आएगा। द रीजन बीइंग इज कि जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस होती हैं, नॉट इवन सिग्मा ट्रॉपिक, कोई भी हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, वो हमारे पास होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। सिग्मा ट्रॉपिक भी तो एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो हीटिंग की वजह से हमारे पास ये जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा, और स्टीरियो स्पेसिफिक है तो हमारे पास ये जो है वो वेज पे ही मिलेगा। राइट, क्योंकि हम स्टार्ट पे तो वेज से किया था, हमने वेज वाला बॉन्ड ब्रेक किया, वेज पे ही बॉन्ड जो है वो नया बन गया। अगर ऑप्शंस की बात करोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी C। राइट, अगर ए देखोगे, ए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ OET लगा हुआ है,
बी देखोगे तो वो भी रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा हमें। और ये देखोगे तो यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का डिफरेंस है। द पॉइंट इज कि स्टीरियो पता होनी चाहिए। तो हमें क्या करना था, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो न्यूक्लियोफिलिक था, और जो हमने ऐड किया था रिएजेंट, उससे हमने इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया। उसके बाद हमने रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद हमने क्योंकि हीटिंग दी थी तो 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, दैट्स इट, राइट। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। So this was all about this question. Now let's move on to the next one. The next question states, pick the correct statements about atomic absorption spectroscopy, which is AAS from the following. तो हमें 4 statements दिए हैं, तो हमें इनमें से देखना है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल्स, फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल एटम्स और आयंस, मेटल एटम्स और आयंस, राइट। किसी भी एनालाइट में, किसी भी एनालाइट में कितना मेटल आयन प्रेजेंट है और कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, द रीजन बीइंग इज कि जो हमारे पास मेटल एटम्स और आयंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो उन्होंने किस लाइट को एब्जॉर्ब किया, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल एटम और आयन प्रेजेंट है। तो ये तो हमारे पास बेसिक हो गया। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो हम यूज करते हैं यहाँ पे होलो कैथोड लैंप, विच इज अ रेडिएशन सोर्स। हम रेडिएशन सोर्स की फॉर्म, रेडिएशन सोर्स के लिए हम यूज करते हैं होलो कैथोड लैंप, राइट। यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होता है सोल्यूशन, या एनालाइट प्रेजेंट होता है, एनालाइट। इसको हम डालते हैं नेब्यूलाइजर में, ये है हमारे पास नेब्यूलाइजर। नेब्यूलाइजर में हम एयर, ऑक्सीडाइजिंग एयर और हम अपना फ्यूल डालते हैं। यहाँ से हम ये जो हमारे पास जो वेपर्स होते हैं, कैन से वो कहाँ जाते हैं, हमारे पास फ्लेम में। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होते हैं ग्रेफाइट फर्नेस, राइट। यहाँ से इसके बाद जो है वो रेडिएशंस जो है वो हम पास कहाँ से करते हैं, मोनोक्रोमेटर से। दिस इज मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर से हमारे पास जाती है डिटेक्टर में रेडिएशंस, डिटेक्टर में, और डिटेक्टर से जाते हैं हमारे पास एनालाइजर में, एनालाइजर में, विच इज बेसिकली अ कंप्यूटर जो एनालाइज करता है कि किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ के रेडिएशंस को हमारे जो एनालाइट है उसने एब्जॉर्ब किया है। इन शॉर्ट होता क्या है, होलो कैथोड लैंप यूज होते हैं रेडिएशन सोर्स के लिए। एनालाइट जो होता है जिसमें हमारा मेटल एटम और आयन प्रेजेंट है, जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा मेटल एटम और आयन प्रेजेंट है, उसको हम नेबुलाइजर में डालते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एयर और फ्यूल डालते हैं। यहाँ से जो वेपर्स हैं वो फ्लेम में जाएंगे, राइट। यहाँ से जो है वो हमारे पास फ्लेम जो है वो हम यूज करते हैं ग्रेफाइट फर्नेस। फ्लेम के लिए हम यूज करते हैं ग्रेफाइट फर्नेस। और उसके बाद जो हमारे पास रेडिएशन है वो जाते हैं मोनोक्रोमेटर में, मोनोक्रोमेटर से डिटेक्टर, डिटेक्टर से कंप्यूटर पे। तो ये हमारे पास पूरा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एक और हमारे पास टर्म होते हैं विच इज ICP AES। दिस इज नोन एज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बहुत ही एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत ही एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। द रीजन क्यों एडवांस है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम साइमल्टेनियस डिटेक्शन कर सकते हैं मल्टीपल आयंस की, साइमल्टेनियस डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन कर सकते हैं मेटल आयंस की। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा मेथड है, एडवांस मेथड है, बेटर देन एटॉमिक एमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शंस को देखोगे तो ए कहता है मर्करी लैंप इज नॉट अ सुटेबल सोर्स फॉर AES, व्हिच इज करेक्ट, बिकॉज कौन सा हम यूज करते हैं, होलो कैथोड लैंप, राइट। हम मर्करी लैंप नहीं यूज करते, हम होलो कैथोड लैंप यूज करते हैं। सो दिस इज नॉट सुटेबल, से ऑप्शन जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट फर्नेस इज द बेस्ट एटोमाइजर फॉर AES, व्हिच इज करेक्ट। जो एटॉमिक जो ग्रेफाइट फर्नेस है वो हम यूज करते हैं फ्लेम के लिए। क्या करता है, ये एटमाइजर का काम करता है। ये हमारे जो बेसिकली जो हमारा एनालाइट है उसको एटम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एटमाइजर जो है हमारे पास बेस्ट होता है ग्रेफाइट फर्नेस, विच इज करेक्ट। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी डिटर्मिन, विच इज ऑल्सो करेक्ट, कि हम नॉन मेटल्स को डिटर्मिन नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेटल एटम्स और आयंस को ही डिटर्मिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज वही जो है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, right. D states AES is better than ICP AES for simultaneous determination of metal ions. This is wrong, क्योंकि better क्या है, better है ICP AES, inductively coupled plasma। ये जो ICP का मतलब होता है inductively coupled plasma,
ये जो टेक्निक है वो हाँ बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्निक है, क्योंकि इसकी हेल्प से अगर हमारे एनालाइट में एक से ज्यादा मेटल एटम्स प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है तो हम उनको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स है ए, बी और सी, और ऑप्शन कौन सा होगा? ए। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर। पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question states identify radioactive capture from the following nuclear reactions. Radioactive capture का मतलब क्या? और ये हमें चार ऑप्शंस गिवन है, राइट? सो रेडियोएक्टिव कैप्चर की बात करते हैं। रेडियोएक्टिव कैप्चर का मतलब होता है कि किस रिएक्शन में, किस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन मीन्स गामा रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन तो गामा है, अल्फा बीटा तो पार्टिकल्स हैं। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन किस न्यूक्लियर रिएक्शन में निकल रही हैं, तो वो होता है रेडियो एक्टिव कैप्चर। हमें बताना है कि इन चारों में से किसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही है। अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन की, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स से हमारे पास ए जो है वो इनिशियल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। हमने उस पे क्या डाला? हमने उस पे बोम्बार्डमेंट की ए की, और हमारे पास एमिशन हुई बी की, और ये बी जो है डॉटर न्यूक्लियाई है। ए जो है हमारा स्टार्टिंग है कि हमने स्टार्ट किया अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। स्मॉल ए जो है वो हमारे पास क्या है कि हम इसकी बोम्बार्डमेंट कर रहे हैं। स्मॉल बी क्या है? ये प्रोजेक्टाइल है कि ये एमिट हुआ है। जो बी है वो एमिट हुआ है, और कैपिटल बी जो है वो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियाई है। दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई एंड ए इज द पेरेंट न्यूक्लियाई। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को शॉर्ट में। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं पहले रिएक्शन को लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 9 बेरिलियम। 9 बेरिलियम पे जब हमने गामा रेडिएशंस डाली तो हमें 8 बेरिलियम मिला प्लस 1 न्यूट्रॉन मिला। इसका ये मतलब होता है, राइट? अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम हमारे पास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इज 4। तो इस तरह से देखो सब कुछ बैलेंस्ड है। रेडिएशन जो होते हैं गामा रेडिएशन होते हैं 0 0, राइट? तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट भी देख लो 23Na। 23Na में जब हम न्यूट्रॉन डालेंगे तो हमारे पास 24Na मिलेगा, राइट? प्लस गामा रेडिएशन मीन्स ये एमिट होंगे, राइट? अब क्वेश्चन क्या था कि किसमें आइडेंटिफाई रेडियो एक्टिव कैप्चर। रेडियो एक्टिव कैप्चर मीन्स किस न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडियो एक्टिव रेडिएशन मीन्स गामा रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि इसी में गामा रेडिएशन एमिट हो रही है। यहाँ तो यूज हो रही है, यहाँ पे गामा रेडिएशन एमिट हो रही है। तो कैप्चर का मतलब है जहां एमिट होती है, राइट? सो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। सी की बात करोगे तो सी को ऐसे समझ सकते हो, देखो सी भी देख लो। 63 कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। पी मींस हमने इस पे बॉम्बार्डमेंट की प्रोटॉन की, और हमें क्या मिला? 24Na11। और हमारे पास एक प्रोटॉन मिला, एक प्रोटॉन मिला। 3 न्यूट्रॉन्स मिले, 3 न्यूट्रॉन्स मिले। 9 अल्फा पार्टिकल्स मींस 9 हीलियम न्यूक्लियाई मिले, इस तरह से। और अगर बैलेंसिंग देखोगे तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इस साइड पे मास नंबर है वो है 64, और इस साइड पे हमारे पास 24 प्लस 1 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स है, सो 3। 9 अल्फा पार्टिकल्स है मींस 9 टाइम्स 4 36। इसको सॉल्व करोगे तो 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 36 is 64, राइट? इधर से एटॉमिक नंबर भी बैलेंस कर लो कि कितने हमारे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितने न्यूक्लियॉन्स लेफ्ट साइड पे होंगे उतने ही न्यूक्लियॉन्स राइट साइड पे होंगे। द रीजन बीइंग इज की कंजर्वेशन होती है, कि कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है कि जो है वो लॉस हो गया या जनरेट हो गया, हमेशा कंजर्वेशन रहती है। यहाँ पे अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 29 प्लस 1 30 न्यूक्लियॉन्स इस तरफ है, राइट? यू कैन से 30 प्रोटॉन्स। और इधर हमारे पास है 11 प्लस 1 प्लस 9 टाइम्स 2 18। 11 प्लस 1 प्लस 18, इसको एड अप करोगे तो हमारे पास आएगा 30। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, और इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ये जो है वो पेरेंट है, ये हमारे पास डॉटर है, ये हमारे पास जिसको हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं ये जो है वो एमिट हो रही है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सिंपल है, न्यूट्रॉन हमने बॉम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन ही एमिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या था? रेडियो एक्टिव कैप्चर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही जो है वो गामा रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, 3 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, हमें बताने कौन सा कायरल है। तो कायरल कौन सा होगा? कायरल वो होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो होगा कायरल, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो होगा अकायरल, राइट? तो हमें सिर्फ इतनी सी बात चेक करनी है, और इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं।
सबसे पहले बात करें, हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स विच इज कोबाल्ट OX थ्राइस 3 नेगेटिव। ऑक्सिलेटो जो होता है हमारे पास OX, वो है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे ये हमारे पास कैसे लिगेंड है, बाइडेंडेट लिगेंड है, दिस इज बाइडेंडेट लिगेंड, राइट। और दोनों में जो डोनर एटम्स है वो ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर की बात करूं तो कोबाल्ट, क्योंकि हमारे पास बाइडेंडेट लिगेंड है, 3 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इस तरह से, और ऑक्सीजन ही है हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास है ऑक्सिलेटो, दिस इज ऑक्सिलेटो एंड दिस वन इज ऑक्सिलेटो। ओवरऑल चार्ज इज 3 नेगेटिव। अगर मैं बात करूं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, दैट मींस दैट दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल। दिखने में लग सकती है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट यहाँ से हम जज नहीं कर सकते कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। इसको 3D में सोचना कि कोबाल्ट जो है उसके ये जो एटम्स है ये प्लेन में है, ये एटम्स प्लेन में है, ये अबव है, ये बिलो है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रांस कोबाल्ट COCl2 En ट्वाइस, तो जो En होता है वो होता है CH2 CH2 NH2 NH2, इथिलीन डायमीन, राइट। इसमें जो होता है नाइट्रोजन हमारे पास जो होता है वो डोनर एटम होता है। स्ट्रक्चर की बात करूं, ट्रांस का क्या मतलब है, अगेन अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, द रीजन बीइंग इज दो हमारे पास बाइडेंडेट लिगेंड्स है, दो मोनोडेंडेट लिगेंड्स है। ट्रांस का मतलब है Cl इस तरह से, और ये हमारे पास है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मींस ये जो होगा वो होगा अकायरल, राइट। तो बी तो होगा अकायरल, तो बी को तो ऑप्शन से रिमूव कर दो, तो हमारे पास ये और ये जो होगा वो रॉन्ग आंसर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लास्ट कॉम्प्लेक्स की, विच इज CrEDTA माइनस, और इस पे ओवरऑल चार्ज पे गिवन है प्लस, राइट। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर के लिए इस तरह से हमारे पास है CrEDTA नेगेटिव। EDTA जो होता है वो हेक्साडेंडेट लिगेंड होता है, जिसकी फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, अगर एज ए लिगेंड है तो टेट्रा एसिटेट, राइट। तो हमारे पास क्रोमियम सेंट्रल एटम है, इसके तो हमें दिखाने हैं क्योंकि हेक्साडेंडेट लिगेंड है, तो इस तरह से हमारे पास होगा। यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, ये जुड़ा है CH2 से, CH2 से, और हमारे पास टेट्रा एसिटेट है, मींस ये यहाँ से हमारे पास से ये जो नाइट्रोजन है, अगर मैं इसकी बात करूँ ना CH2 EDTA की, तो यहाँ पे हमारे पास है NN, ये जुड़ा है CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, इस तरह से है। तो यहाँ पे ये किससे जुड़ा है, N जुड़ा है CH2 COO नेगेटिव, जो है O नेगेटिव है, इसने बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से यहाँ से एक और नाइट्रोजन से दो जुड़े हैं, तो एक और होगा हमारे पास, ये होगा इस तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसी तरह से इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इस O, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाए तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, दो बॉन्ड्स बनाए तो वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट इज CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारे पास होता है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इसको हम एक बार सही से ड्रॉ कर लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरह से होगा, राइट। और इसमें एक करेक्शन और है, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन जो है इस तरह से कनेक्ट करना चाहिए था हमें, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इस तरह से जुड़ा है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसी तरह से हमने इसको कनेक्ट करना है, और ओवरऑल इस पे चार्ज है पॉजिटिव, राइट। क्योंकि हमारे पास EDTA के स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह से EDTA की स्ट्रक्चर होती है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, मींस 4 एसिड जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। तो अब इसमें अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो वो तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल होगा कायरल, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कायरल है। सो ए भी कायरल है, सी भी कायरल है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट बनता है। सो अगर मैं बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं, सिर्फ इसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, बाकी सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो वो कायरल होंगे। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन।
The last question of this video states कि in the mass spectrum of 1,2-dichloroethane, approximate ratio of peaks at m by z values 98, 100 and 102 will be. Right, तो हमारे पास 1,2-dichloroethane है which is CH2, CH2, Cl, Cl. तो हमारे पास m by z वैल्यूज है 98, 100 और 102. अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl जो है उसके दो आइसोटॉप्स होते हैं हमारे पास 35 Cl और 37 Cl. अगर मैं 35 Cl की बात करूं तो ये हमारे पास ज्यादा अबंडेंट है, ये नेचर में 75% होता है और ये 25% होता है. तो इनकी रेशियो की अगर मैं बात करूं 35 Cl to 37 Cl रेशियो इज 3:1. हमें यहाँ पे रेशियो की बात करनी है तो मैंने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 3:1. अगर मैं इसकी बात करूं 98 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे मेरे पास दो कार्बन है, दो कार्बन मीन्स 2 times 12 24, चार हाइड्रोजन है सो 4 times 1 is 4, दो क्लोरीन्स है सो इनका अगर मैं 35 लूं, अगर ये दोनों 35 Cl है तो 70, इनको सम अप करोगे तो आएगा 98. अगर मैं एक Cl हमारे पास 37 है और एक Cl जो है वो 35 है तो हमारे पास जो हमारा m by z वैल्यू आएगी वो आएगी 2 times 12 24, 4 times 1 is 4 और एक 37 है एक 35 है, 37 plus 35 तो हमारे पास आएगा 100. अगर मैं दोनों Cl 37 लूं तो उस केस में हमारे पास m by z आएगा 102. तो इस तरह से हमारे पास तीन पीक्स मिल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 m by z 98, 100 एंड 102. हमें क्या बताना है, हमने इनकी रेशो बतानी है कि किस रेशो में ये पीक्स प्रेजेंट है. तो रेशो हम बता सकते हैं इनकी जो है अबंडेंस से. दिस इज द अबंडेंस रेशो, अबंडेंस रेशो. तो अगर मैं बात करूं कि दोनों क्लोरीन्स जो है वो 35 Cl है, क्योंकि हमें 98:100:102 वाले की अगर m by z ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रेशो बतानी है. तो 98 का मतलब है दोनों जो है वो 35 Cl है और 35 Cl है. अगर मैं 100 वाले की बात करूं तो एक 35 है और एक जो है वो 37 है. 102 की बात करूं तो दोनों जो क्लोरीन्स है वो 37 है. अब रेशो की बात करूं तो रेशो में नेचुरल अबंडेंस काम आएगी. 35 Cl की अबंडेंस है 3 और इसकी भी है 3, so 3 times 3 means 9. 35 Cl की है 3, इसकी है 1 और 37 की 1 और इसकी मींस अगर मैं इसको लेबल कर दूं तो एक 35 होगा एक 37 होगा. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहला 37 हो, पहला 37 और दूसरा 35 हो. इस तरह से हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. सो इसकी रेशो हो जाएगी 6 और 37 की रेशो होगी 1:1 मींस 1. सो रेशो क्या आएगी पीक्स की 9:6:1 मींस बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, सिर्फ हमें नेचुरल अबंडेंस पता होनी चाहिए थी कि क्लोरीन्स की नेचुरल अबंडेंस होती है 75 और 25 मींस 3:1. 35 वाला ज्यादा अबंडेंट होता है 37 वाले से 3 टाइम्स ज्यादा अबंडेंट होता है. तो यहाँ पे इसमें डाइक्लोरोइथेन में या तो दोनों 35 होंगे या दोनों या एक 35 37 और 37 35 होगा या फिर दोनों 37 होंगे. और हमें ये भी पता होना चाहिए था कि m by z 98, 100 और 102 का मतलब है कि अगर दोनों 35 है तो 98, एक 37 35 है तो 100, दोनों 37 है तो 102. उसके अकॉर्डिंग हमें इनको प्लेस करके हमें इनकी रेशो बतानी थी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो क्लियर होगी. थैंक यू सो मच.